हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी में जितने भी भेद एवं प्रकार हैं, यानी हिंदी में जितने भी भेद एवं प्रकार से प्रश्न बनते हैं उस सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भेद और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगी। जो कि आने वाला जो एग्ज़ाम यूपीपी है, जिसका री एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी ये काफ़ी यूजफुल होगा। और आने वाले जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है, उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा के भेद, यानी जो संज्ञा है उसके कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये होती है संज्ञा के भेद 5 प्रकार के। यदि ये पूछता है कि संज्ञा के भेद रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर सिर्फ 3 भेद होते हैं। वो जो 3 होते हैं उसमें होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 होते हैं रचना के आधार पर। अगर इस तरह प्रश्न पूछेगा तो आप 3 मारेंगे। अब देखिए, जो नीचे के दो बच जाते हैं, यानी समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जो है जातिवाचक के ही अंतर्गत गिन लिए जाते हैं। तो जब रचना के आधार पूछेगा तो आप 3 मारेंगे, या अगर उस तरह सीधे सीधे संज्ञा के भेद पूछेगा तो हम 5 करके चले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ठीक, कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये होते हैं सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के। ठीक, अब आगे देखेंगे, इसमें है विशेषण के भेद, यानी जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विशेषण के भेद 4 होते हैं। इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए, ये जो परिमाणवाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण, इसके भी दो भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें है कि संधि के भेद, यानी संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो जब प्रथम बार उसमें विभाजित करेंगे तो प्रथम बार जो संधि होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो स्वर के मेल से बनती है, और व्यंजन में स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं, वो व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग में विसर्ग के मेल से जो संधि बनती है वो विसर्ग संधि होती है। अब इसमें हम आगे देखेंगे स्वर संधि के भेद, यानी जो स्वर संधि है उसके कितने भेद होते हैं। तो जो स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे इसमें है वचन के प्रकार, यानी हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। जो हिंदी है उसमें वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, एक बहुवचन। यदि संस्कृत में पूछेगा तो 3 तरह के: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें देखेंगे लिंग के प्रकार। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और यदि संस्कृत में पूछता है तो 3 तरह के होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब छंद के भेद। तो देखिए, छंद के भेद 2 प्रकार के हैं, एक मात्रिक छंद, एक वर्णिक छंद। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें है कि समास के भेद, यानी समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ये होते हैं समास के भेद। अब इसमें अगला पॉइंट है कि पद की प्रधानता के आधार पर भेद। यदि पूछेगा कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 4 तरह के: अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये होती है पद के प्रधानता के आधार पर, यानी जो अव्ययी भाव समास है उसका पूर्व पद प्रधान रहेगा, और जो तत्पुरुष समास है इसका उत्तर पद प्रधान रहेगा, और जो द्वंद्व समास है इसका दोनों पद प्रधान होता है, और जो बहुब्रीहि समास होता है इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कोई अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है, यानी इसमें तीसरा अर्थ निकलता है, वो होता है बहुब्रीहि समास। अब आगे देखेंगे। आगे इसमें है कि तत्पुरुष समास के भेद, यानी जो तत्पुरुष समास है उसके भेद कितने होते हैं। तो तत्पुरुष समास के भेद 6 होते हैं। इसमें हम कर्ता और जो संबोधन होता है इसको छोड़ के जितने भी कारक चिन्ह में जो 6 बचते हैं उन सब के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, यानी कर्ण, कर्म हो जाएगा, करण हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक, ये होते हैं 6।
आगे हम देखेंगे शब्द शक्ति के भेद, यानी जो शब्द शक्ति होती है उसके कितने भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी होती है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 तरह की शब्द शक्तियाँ पाई जाती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। आगे देखते हैं। आगे है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, यदि हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे तो उसमें कुल वर्णों की संख्या होती है 52, कुल स्वर होते हैं 11 और कुल व्यंजन होते हैं 33। और यदि अयोगवाह वर्ण की बात करेंगे तो 2 होते हैं, एक अंग और एक अह। और वर्गीय व्यंजन तो 25, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग और प वर्ग, ये होते हैं 25 वर्गीय व्यंजन। इसमें हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं, श और खट्टी श, बड़ा सा और ह, ये होते हैं उसमें व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी कौन होते हैं? 4, छ, त्र, ग्र और स्या, ये 2-2 प्रकार के व्यंजनों से मिलकर क्या होते हैं? बनते हैं। उच्छिप्त व्यंजन 2 तरह के होते हैं, एक ढ और एक अड़ा, ये होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। और अर्ध स्वर की बात करेंगे तो उसमें 2 होते हैं, य और व, ये कौन से होते हैं? अर्ध स्वर। आगे देखेंगे। आगे इसमें है कि स्पर्श संघर्षी, तो इनकी संख्या 4 होती है, जो कि होते हैं च, छ, ज और झ। यदि प्रकंपित की बात करेगा तो र होता है, और अगर पार्श्विक व्यंजन की बात करेगा तो ल होता है। प्रकंपित और लुंठित दोनों एक ही हैं, इन दोनों को हम र कहते हैं। आगे है कि वर्णों की मात्राएं होती हैं 10। जैसे अब देखेंगे जो छोटा आ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जब भी किसी जो व्यंजन है उस पर मात्राएं लगती हैं तो बड़ा आ से लेके और औ तक की मात्रा लगती है। तो इस तरह जो इसको गिनेंगे तो 10 तरह की मात्राएं होती हैं। अब आगे देखेंगे। इसमें है कि मूल या हर्ष स्वर, ये होते हैं 4, अ, ई, उ और रे, ये 4 तरह के क्या होते हैं? मूल स्वर कहिए चाहे हर्ष स्वर कहिए, दोनों एक ही है। आगे देखिए दीर्घ स्वर या संधि स्वर, इसी को हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। वो होते हैं 7, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर या संधि स्वर। आगे इसमें है कि फारसी से आगत व्यंजन, जो फारसी है उससे आगत व्यंजन 5 हैं हिंदी में, क, ख, ग, ज और फ, इन सब के नीचे क्या लगा होता है? नुक्ता लगा होता है। अब आगे देखेंगे। आगे इसमें कि वाक्य के भेद, यानी वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थ की प्रधानता के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसमें पहला विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, और तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा विस्मयवाचक, छठा संदेहवाचक और सातवां संकेतवाचक और आठवां है इच्छात्मक वाक्य। आगे देखेंगे। अब रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यदि वाच्य के आधार पर पूछेगा तो इसमें होता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसी तरह अगर वाच्य पूछेगा तो भी वाच्य 3 होगा, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम देखेंगे वाक्य के भाग, यानी जो वाक्य होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो उसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन? उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? यानी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में कही गई जो बात होती है वो होती है विधेय। ठीक। अब आगे देखेंगे। इसमें कारक के भेद, यानी जो हिंदी है उसमें कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। पहला कर्ता कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है? ने या तो, यानी यदि वाक्य में कर्ता का चिन्ह ने या तो रहेगा या नहीं रहेगा। अब आगे है इसमें कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तीसरा इसमें करण कारक, इसका चिन्ह क्या है? से या द्वारा। चौथा इसमें होता है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। अपादान का अर्थ होता है, कारक का अर्थ होता है से अलग होने के अर्थ में, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से जब अलग होगी तो उसमें संप्रदान कारक होता है। अगला इसमें अधिकरण, जिसका अर्थ होता है में या पर। संबोधन, जिसका अर्थ होता है हे और अरे। तो ये होते हैं हिंदी में कारक 8। ठीक। अब आगे देखेंगे इसमें अव्यय के भेद, यानी जो हिंदी उसमें अव्यय कितने तरह के होते हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है विस्मय बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है संबंध बोधक अव्यय। अब इसके भी अंदर अलग अलग भाग होते हैं, लेकिन मुख्य अगर अव्यय के भेद पूछेगा तो हम 4 लगाएंगे। ठीक। अब आगे देखते हैं इसमें विशेषण के भेद। अब देखिए विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा संकेत या सार्वनामिक विशेषण। जानते हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होता है जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले वाक्य में प्रयोग होता है, तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक।
जैसे वह आदमी खाना खा रहा है, तो यहाँ क्या होता है कि वह आदमी, आदमी कौन, वही आदमी खाना खा रहा है, कोई दूसरा आदमी खाना नहीं खा रहा है। तो जो यहाँ वह है ये उस संज्ञा पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। अगला देखेंगे इसमें, अगला है कि क्रिया के भेद, यानी जो क्रिया है उसके कितने भेद होते हैं। तो जो क्रिया है उसके कोई भेद निर्धारित नहीं है, जो लेकिन जो क्रिया की जो कार्य प्रवृत्ति होती है, यानी उसके कुछ आधार हैं, उसके आधार पर जो क्रिया के भेद अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया के भेद, यानी जो कार्य की प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो वो होते हैं दो, कौन कौन, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। दूसरा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो तरह के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। आगे देखते हैं इसमें, वाच्य के आधार पर, वाच्य के आधार पर जो होती है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हम देखेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो काल के आधार पर क्रिया के मुख्य तीन भेद होते हैं, कौन, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। ये हो गए काल के आधार पर क्रिया के भेद। आगे देखेंगे काल के भेद, यानी जो काल होता है वो कितने प्रकार, तो काल भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। इसमें पहला आता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखिए जो वर्तमान काल है उसके भी भेद होते हैं, तो उसके 5 भेद होते हैं। यदि भूतकाल की बात करेगा तो भूतकाल के 6 भेद हैं, और जो भविष्य काल है उसके 3 भाग में बांटा गया है। आगे देखते हैं रस के अवयव, यानी जो रस होते हैं उसके कितने अवयव होते हैं। तो रस के 4 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव। अब देखेंगे विभाव के भेद, यानी जो विभाव है उसके कितने भेद होते हैं। तो विभाव के 2 भेद होते हैं, पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। अब देखिए आलंबन भी 2 तरह का होता है, एक आश्रय आलंबन, एक विषय आलंबन। अब आश्रय आलंबन वो होता है जिसके मन में भाव जागृत होते हैं, और विषय आलंबन वो होता है जिसके प्रतिभाव जागृत होते हैं। तो इस तरह के पढ़ने के लिए आप डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है विभाव, क्या अनुभाव होता है, क्या आलंबन होता है, क्या उद्दीपन होता है। तो इसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे किसी दूसरी वीडियो में। आगे देखते हैं संचारी भाव, यानी जो संचारी भाव है उसकी संख्या 33 मानी गई है। अगला इसमें है कि सात्विक भाव, सात्विक भाव 8 होते हैं। अब अनुभाव के भेद, जो अनुभाव होता है वो 4 तरह का होता है, इसमें कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य, ये 4 तरह के अनुभाव होते हैं। अब अगला पॉइंट है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, यानी जो भरत मुनि हैं जिनकी रचना है नाट्यशास्त्र, जो कि काफ़ी फेमस रचना है, आप जरूर याद रखिएगा, भरत मुनि की जो कृति है नाट्यशास्त्र उनकी रचना है। इसमें भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, यानी भरत मुनि ने रस की संख्या 8 मानी है, उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। अब अगर हम अभिनव गुप्त के अनुसार कहेंगे रसों की संख्या तो 9 है, ठीक। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो 2 तरह के रस और जुड़ गए हैं, एक वात्सल्य रस और एक भक्ति विषयक रस। तो उस तरह देखेंगे तो रसों की संख्या 11 है, लेकिन इन लोगों के अनुसार पूछेगा तो हम जो है वही लगाएंगे, यानी भरत मुनि के अनुसार पूछेगा तो 8 लगाएंगे, और अभिनव गुप्त के अनुसार पूछेगा तो 9 लगाएंगे। आगे इसमें देखेंगे अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, कौन, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कई कई बुकों में और कुछ कुछ विद्वानों ने इसके 3 भेद माने हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन मुख्यतः यहाँ 2 भेद हम देख रहे हैं। आगे है इसमें कि अनुप्रास अलंकार, इसके 5 भेद होते हैं, और उपमा के 3 भेद होते हैं। जो अनुप्रास के 5 होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये होते हैं 5 अलंकार, अनुप्रास अलंकार के भेद। उपमा ये 3 तरह की होती है, मालोपमा, पूर्वोपमा और लुप्तोपमा। जो मालोपमा होती है उसमें कई तरह के उपमान का प्रयोग किया जाता है, और जो पूर्वोपमा होती है उसमें उपमान के जो चारों अंग, देखिए एक चीज़ उसमें छूट गया, जो उपमान के यदि अंग पूछेगा, उपमा के अंग, तो वो 4 होते हैं, 4 अंग होते हैं, ठीक। वो चारों जब उपस्थित रहेंगे तो पूर्ण उपमा होगी। आगे इसमें है रूपक के भेद, जो रूपक अलंकार होता है उसके भेद 3 होते हैं, शांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। अब श्लेष अलंकार के भेद, इसमें होते हैं 2, अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष। और दूसरा होता है उत्प्रेक्षा के भेद, तो ये 3 तरह के होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, ठीक। अगला है काव्य के गुण, यानी जो काव्य है वो कितने तरह के गुण पाए जाते हैं। काव्य में 3 तरह के गुण, ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये 3 तरह के काव्य गुण होते हैं। आगे देखेंगे तो वीडियो यहीं तक थी, तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये सारे भेद आप आसानी से
समझ में भी आपको आ गया होगा। आप इसको ज़रूर देखिएगा, पेपर में एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको यहाँ से 1-2 प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।